नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th सोशियोलॉजी समाजशास्त्र परिचय चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। आज हम इसके नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 3, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं का समझना। और इसके सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। जब भी किसी सामाजिक संस्था का निर्माण किया जाता है, तो वो सामाजिक संस्था का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर समाज में किसी सामाजिक संस्था का निर्माण हुआ है, तो वो उस समाज में होने वाले सभी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, सड़कें बनवाएगा, चापाकल लगवाएगा, बिजली की व्यवस्था सही करेगा, वहां की संस्कृति को देखेगा। ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से बेहतर बनाने के लिए ही किसी भी सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जागरूकता को पूरा करने में विद्यमान होती है। मतलब कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं बनाई जाती है एक समाज के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करते हैं। उन्हें उन्हें जिन जिन चीजों की नीड होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए ही सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं क्या-क्या है। अभी मैंने आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताया है। अब हम कुछ ऐसे सामाजिक संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है एक आम इंसान के लाइफ में। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें परिवार, विवाह और नातेदारी, ये ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण होता है एक आम इंसान के जीवन में। ये अनौपचारिक संस्थाएं हैं। वहीं पे अगर हम औपचारिक संस्थाओं की बात कर लें, तो वो कानून होता है और शिक्षा होता है। अब इन सभी चीजों को तो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे संस्था के बारे में कि संस्था क्या होता है। संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करता है। संस्था के बारे में याद रखिएगा, संस्था उसे कहा जाता है जो कम से कम कानून कानून के हिसाब से उसे स्वीकृति प्राप्त हो, किसी कार्य को करने के लिए नियमों के अनुसार वो काम कर रहा हो, तभी वो संस्था कहलाएगा। और उसके नियमित और निरंतर कार्य चालन को इन नियमों के काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता है। संस्थाएं क्या होती है, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा देती है। जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंडिया में भी मतलब कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर कोई आप गलत काम करोगे, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाबंदी लगा देगा कि भाई इन देशों के ऊपर ये पाबंदी लग जाना चाहिए। या फिर कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई राज्य गलत काम करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। तो संस्थाएं मुख्य रूप से पाबंदी लगाती है, साथ ही साथ यह व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करता है कि वो आगे की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मूल परिवार क्या है। मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूर्ति करने वाला एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। जब भी हम मूल परिवार की बात करेंगे, तो याद रखिएगा मूल परिवार जो होता है वो औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक सर्वोत्तम जरिया माना जाता है। औद्योगिक समाज क्या होता है, आज के समय में आपने देखा है कि उद्योग दिन प्रतिदिन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा व्यापार बढ़ रहा है, कितने ज्यादा बिजनेस बढ़ रहे हैं। तो इनको पूरा करने के लिए मूल परिवार को ना एक सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ऐसे परिवार के घर के सदस्य से बाहर कार्य करता है। अब जैसे कि आज हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम कहाँ से आए, हम बिहार से आए हैं ना। तो बिहार से यहाँ आके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ के उद्योगों के कामों की जो आवश्यकता होती है उसे पूरा कर रहे हैं। या बहुत सारे लेबर होते हैं किसी उद्योग में, तो वो बाहर बाहर के राज्यों से आके अपना जीवन चलाते हैं। इसीलिए मूल परिवार को कहा जाता है कि ये औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बने हुए हैं। दूसरा सदस्य क्या होता है, घर के बच्चों की देखभाल करता है। उदाहरण के लिए घर की जो माता होती है वो बच्चों को संभालते हैं, और पिता जो होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। इसी को हम मूल परिवार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समाज में परिवार के विभिन्न स्वरूप। तो विभिन्न
समाजों में परिवार के अलग-अलग स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो है आवास स्थान के आधार पर, जैसे पितृस्थानिक होता है, मातृस्थानिक होता है, मतलब पिता के स्थान पर परिवार का बसाना, मातृस्थानिक मतलब माता के स्थान पे परिवार का बसाना। ये पहले नंबर पे आता है आवास और स्थान के आधार पर। दूसरा नंबर है अधिकार और प्रभाव के आधार पर। इसमें भी पितृसत्तात्मक परिवार होता है जहां पे पिता का चलता है, मातृसत्तात्मक परिवार होता है जहां पे माताओं का चलता है। तीसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आवास के स्थान पर आपको समाज और परिवार के अंदर विभिन्नता मिली है, वैसे ही आपको वंश के आधार पर भी विभिन्नताएं मिलेंगी। जैसे होता है पितृवंशीय, मातृवंशीय, जन्म के आधार पर और प्रजनन का परिवार, या फिर एकल परिवार या संयुक्त परिवार। ये सब वंश के आधार पर होता है, जिस वंश के आधार पर उसको आगे की ओर अग्रसर किया जाता है। इसी पॉइंट्स को अब हम एक-एक करके समझेंगे कि महिला प्रधान घर क्या होता है। ऐसे कई परिवार हैं जिसमें महिला की प्रधानता होती है। कई सारे ऐसी जनजाति है, जैसे हम खासी जनजाति की बात कर ले तो खासी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो मातृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ पे माताओं का, जैसे हमारे यहाँ पिताओं का होता है ना, वहां पे माताओं का होता है। कौन सी जाति में? खासी जनजाति में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है महिला प्रधान में, कि जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है, खेती का काम करना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है, और वो अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली महिला बन जाती है। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। जैसे उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोलम जनजाति समुदाय के अंतर्गत देखा जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है। कोलम जनजाति समुदाय है जिसके अंदर महिला प्रधान घर के रूप में एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट हमारा कहता है परिवार लिंगवादी होता है। आज भी यही विश्वास है कि लड़का वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सहायता करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, बचपन में ही मार देते हैं, पेट में ही मार देते हैं। तो 2001 की जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर सिर्फ 927 लड़कियां हैं। मतलब 1000 लड़कों पे सिर्फ 927 लड़कियां हैं। बाकी लड़के जो हैं इनकी शादी वगैरह नहीं होने वाली है भाई। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों की संख्या किस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और ये कब हुआ था? 2001 में। अभी तो आप समझ लो कि 800-700 ही हो गया होगा ये जनसंख्या। 1000 लड़कों पे 600 लड़कियां हैं, मतलब 400 लड़के ऐसे ही आवारा की तरह घूमते रह जाएंगे। समृद्ध राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में हालत तो बहुत खराब है। यहाँ पे तो शादियां ही नहीं हो रही लड़कों की। लड़के जो हैं वो लड़कियों की तलाश में भटकते रहते हैं। कई बार तो इन्हें पैसे दे के लड़कियां खरीदना पड़ता है शादी के लिए। यहाँ पे लड़कियां नहीं मिल रही है। कहाँ-कहाँ? बहुत अच्छे-अच्छे राज्य में, पंजाब में नहीं मिल रहा, हरियाणा में नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा, और उत्तर प्रदेश की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़ते व्यक्तियों का एक समूह है। परिवार का मतलब क्या होता है कि उसमें जितने भी लोग होते हैं ना, उनका रिलेशन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की पत्नी है। ऐसे वहां पे रिलेशन जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलेगा। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों से जुड़ जाते हैं। कई बार परिवार में बाहर की भी महिलाएं तो आती है शादी करके, तो या तो विवाह के माध्यम से वो संबंध जुड़ जाता है या फिर वंश के माध्यम से। जैसे मैं अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो वंश के माध्यम से हो गया। लेकिन अगर मैं शादी करके किसी बाहरी लड़की को अपने परिवार में लाता हूं तो उसका विवाह के हिसाब से हमारे साथ नातेदारी जुड़ जाएगा। हम बात करेंगे वैवाहिक नातेदार और विवाह मूलक के बारे में। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार या रक्त मूलक नातेदार कहते हैं। जो एक खून के रिश्ता होता है जिसके साथ, उसे हम समरक्त नातेदार कहते हैं या फिर रक्त मूलक नातेदार कहते हैं। और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को हम वैवाहिक नातेदार कहते हैं या विवाह मूलक नातेदार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विवाह संस्था। विवाह को दो वयस्क स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति या अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। विवाह संस्था क्या है? विवाह में एक स्त्री और पुरुष के साथ एक उन दोनों को एक जोड़ी के रूप में देखा जाता है, एक जोड़ी पेयर बनाया जाता है और समाज जो है उसकी स्वीकृति देती है, अनुमोदन करती है। इस रूप से विवाह संस्था संपन्न होता है।
पॉइंट कहता है विवाह के विभिन्न स्वरूप। विवाह के विभिन्न स्वरूप में एक विवाह है, मतलब एक विवाह के मतलब अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं, यह विवाह किसी व्यक्ति को एक समय में एक ही साथ ही रखने का अनुमति देता है। अर्थात आप एक समय में एक ही शादी कर सकते हो, एक से अलग शादी नहीं कर सकते हो, इसे हम एक विवाह कहते हैं। अब है बहुविवाह। बहुविवाह में क्या होता है, एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक साथी रखने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, मतलब वो कई सारे महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। इसके अलावा अब बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि एक से अनेक पत्नियां रखी जा सकती है, और बहुपति विवाह में एक से अधिक पति भी महिलाएं रख सकती है। ये दोनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अंतः विवाह के बारे में। इस विवाह में व्यक्ति उसी संस्कृति, उसी समूह, उसी जाति में विवाह करता है जिससे वो पहले से जन्म लेके उसका सदस्यता हासिल कर रखा है। मतलब कि आप जिस जाति से हैं उसी जाति में आप विवाह करोगे, इसे हम अंतः विवाह कहते हैं। जैसे जाति, जाति इसका उदाहरण है। वहीं पे अगर हम बहिर्विवाह की बात करेंगे तो इस विवाह में क्या होता है, व्यक्ति अपने जाति से निकलकर किसी भी से भी शादी कर लेता है। जैसे कि आजकल आपने लव मैरिज में देखा होगा कि कोई इसमें जाति वगैरह नहीं है, जब भी व्यक्ति का जिससे मन हो किसी भी जाति से शादी कर लेगा, इसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्य और आर्थिक जीवन। तो कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किया जाने वाला एक सवैतनिक या फिर अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कार्य और आर्थिक जीवन को समझ लीजिए। हमारा आर्थिक जीवन बेहतर तभी हो पाएगा जब हम किसी न किसी प्रकार के कार्य को करेंगे और उससे पैसे उत्पन्न करेंगे, पैसे प्राप्त करेंगे, जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। यही हमारा कार्य और आर्थिक जीवन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं वो कई सारे पॉइंटों में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है अत्यधिक जटिल श्रम में विभाजन। आजकल के कामों में जो विभाजन हुआ है वो काफी जटिल है, काफी परेशानीपूर्ण आप कह सकते हैं। कार्य के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति जहां पे जन्म लिया, यह जरूरी नहीं है कि वहीं पे रह के वो किसी भी काम को करके अपने जीवन को चला सकता है, उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ सकता है। तीसरा है औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास। आजकल जो औद्योगिक है मतलब उद्योग है उसमें विकास हो रहा है, तो समाजों की अर्थव्यवस्था के विशेषता के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। जिससे अब उद्योग में विकास होगा तो आपको नौकरी मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा तो आपका परिवार का स्थिति पहले से बेहतर होगा। पूंजीपति उद्योगपति के कारखाने, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं वो पूंजीपति लोगों के पास है, पैसे वाले लोगों के पास है, और उन्हीं के अनुसार उनको पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे का डिसीजन जो है ये पूंजीपति ही डिसाइड करते हैं। प्रबंधन द्वारा कार्यों का निरीक्षण भी होता है। जो कमिटी होता है वो उनके कामों को आके चेक भी करता है कि इस कंपनी में सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्वच्छता है या नहीं है, इसमें आम लोग जो काम कर रहे हैं उनकी जीवन सुरक्षित है या नहीं है। तो ये सारी चीजों का निरीक्षण भी होता है। श्रमिक जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था के विशेषता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परस्पर अर्थव्यवस्था का असीमित विस्तार। परस्पर अर्थव्यवस्था, आपके जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको और ज्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में जाना जाता है। पॉइंट हमारा कहता है कार्य रूपांतरण। अब कार्य रूपांतरण क्या है, तो औद्योगिक प्रक्रियाएं सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गया। जो उद्योग के अंदर प्रक्रियाएं होती है, जो काम काज होता है, आज के समय में उसे बहुत ही सरल बना दिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं जो पहले के जटिल कामों को अब काफी सरल बनाते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है थोक उत्पादन जो होता है उसके लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। जहां पे होलसेल मार्केट समझते होंगे आप, जहां पे खुदरा व्यापारी नहीं बैठते, होलसेल मार्केट वाले लोग बैठते हैं, और वहां से खुदरा व्यापारी जो होते हैं सामान खरीद के रिटेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उत्पादन की प्रक्रिया में नव परिवर्तन, स्वचालित उत्पादन की कड़ियों का निर्माण हो रहा है। आजकल के समय में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में ऑटोमेटिक, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, और उसके कार्य का विकेंद्रीकरण भी हो रहा है। उदार उत्पादन और उनके कार्य का विकेंद्रीकरण भी इसके साथ साथ ही हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू। तो सबसे पहले अगर राजनीतिक संस्थाओं के सरोकार की बात आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू में आपको शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो आइए पावर के बारे में जान लेते हैं। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। अब देखिए, शक्ति व्यक्तियों के समूह द्वारा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम का विरोध कर रहा है, इसके बावजूद भी दूसरा व्यक्ति उस काम को कर रहा है और अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, तो ये शक्ति को दर्शाना होगा। अपने पावर को वो दिखा के अपने कामों को पूरा कर लेता है। दूसरा है सत्ता। सत्ता का मतलब समझ लीजिए आप पॉलिटिक्स। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। मतलब जो राजनीति के अंदर नेता बैठे होते हैं, उनके माध्यम से ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, कारखानों के मालिक जो हैं, अपने पावर को दिखाते हैं। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सत्ता पे बैठे हुए जो नेता हैं वो संवैधानिक तरीके से उन उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और उनके कामों को सफल बनाने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही साथ अब हम राज्य विहीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विहीन समाज ऐसा समाज है जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। मतलब राज्य भी है लेकिन वहां पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसके बिना उस राज्य में सुचारू तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। राज्य की संकल्पना को जान लेते हैं। राज्य की संकल्पना, राज्य वहां विद्यमान होता है, वहां पे मौजूद होता है जहां सरकार की एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। राज्य की संकल्पना कहने का मतलब है कि राज्य वहां विद्यमान होता है जहां पे सरकार होता है, जहां पे जनप्रतिनिधि निधि होते हैं, जहां पे डेमोक्रेसी होता है, सरकार वहीं पे काम करेगा ना। तो यही एक निश्चित क्षेत्र पर जो सरकार शासन करती है, उसी को हम राज्य संकल्पना या फिर राज्य के रूप में जानते हैं। तो हम बात करेंगे धर्म के बारे में। इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित, उनके विश्वासों से संबंधित व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना से बांधती है और उनके विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करती है। धर्म क्या है? हर एक धर्म के फॉलोअर की आस्था होती है। वो उसमें अपनी संस्कृति को देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं, और एक धर्म के मानने वाले लोगों का आपस में जुड़ाव होता है। वो एक ही धर्म से जुड़े होते हैं, उनकी आस्था एक होती है, उनकी संस्कृति एक होती है, उनका सोच एक होता है और वो अपने व्यवहार को भी एक समान रखने की कोशिश करते हैं। ये कहा था इमाइल दुर्खीम ने। किसके बारे में? धर्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा। शिक्षा संपूर्ण जीवन चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल है। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा वे है जो आप जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज या कहीं और ऑफिशियल वेबसाइट या इसी के माध्यम से सीखते हैं। ये आप निरंतर जीवन भर सीख सकते हैं, औपचारिक तरीके से भी और अनौपचारिक तरीके से भी। यदि आप का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 50-60 साल के लोग क्या बुक नहीं पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं, उससे वो ज्ञान लेते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीका है जिससे संपूर्ण जीवन में लोग कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में काम करती है। तो जो देखिए, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में लोग जाते हैं, अलग अलग तरह के स्कूल में जाते हैं, वहां से शिक्षा हासिल करते हैं। विद्यालयी शिक्षा है, संभ्रांत और सामान्य बीच में विद्यमान भेद है, बहुत अधिक गहरा होता है। अब देखिए, विद्यालयी शिक्षा जो है और जो सामाजिक शिक्षा है, इन दोनों में काफी अंतर है। आपको विद्यालय में एबीसीडी सिखाया जाएगा, काउंटिंग सिखाया जाएगा, टेबल सिखाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब समाज में आप आओगे तो उनकी शिक्षा से इसका शिक्षा का मैच नहीं होता है। तो ये इन दोनों में काफी गहरा, आपको अधिक गहरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल, जिनको अलग से अधिकार प्राप्त होता है, वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जबकि इससे वंचित बच्चे जो होते हैं इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे विशेषाधिकार प्राप्त स्कूलों में जाते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ही टॉप क्लास के स्कूल में है। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे स्कूल में है जिसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें थोड़ा सा वहां पे अनुभव कम प्राप्त होता है, भाव कम प्राप्त होता है। ऐसे और बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते हैं, तो विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये सारे वही इसके एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं।
अब हम आपको शिक्षा के प्रकार के बारे में बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो पहला तो है औपचारिक शिक्षा, जो आपको स्कूल, कॉलेज या किसी शिक्षण संस्थान में प्राप्त होता है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, जो आपके घर में, पड़ोस में, पार्क में, समाज में ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 प्रकार की शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र परिचय चैप्टर 3, जिसका नाम था सामाजिक संस्थाओं को समझना, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।